So let's continue our studies. MCQ number 141 and 142 refer to the given data below. A certain passive circuit element has the characteristic that the instantaneous voltage across it is always exactly 3 times the cube of the instantaneous current through it. ठीक है, डेटा जो हमें गिवन है वो ये है कि हमारे पास जो एक सर्किट है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास जो वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो हमेशा हमारे पास जो होती है वो 3 टाइम्स द क्यूब ऑफ करंट के इक्वल होती है. ठीक है, सो ये हमने इसको, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिख दिया 3 टाइम्स द क्यूब ऑफ करंट. ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू दी 3 टाइम्स द क्यूब ऑफ करंट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने लिख लिए, तो इसकी हेल्प से हम आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन इनको हम सॉल्व करेंगे. सो एमसीक्यू नंबर 141 है द पावर बीइंग डिसिपेटेड व्हेन आई इज इक्वल टू 0.1 एम्पेयर. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आई क्यूब है ना, यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है 0.1 और उसका हम क्यूब लेंगे, तो तब हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, वोल्टेज की. ठीक है, और वोल्टेज को हम फिर करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो पावर है उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, करंट ये जो 0.1 है इसको हमने यहाँ पे पुट करना है ताकि V की वैल्यू आए और फिर उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. एक तरीका तो ये है, या फिर डायरेक्टली P फाइंड करने का तरीका ये है कि देखें ये V की वैल्यू है, इसके साथ अगर मैं एक और I मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास पावर बन जाएगी. तो एक और I मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है कि I की पावर 4. ठीक है, सो 3 इंटू I की पावर 4 या फिर 3 इंटू 0.1 की पावर 4, तो ये मेरे पास पावर आ जाएगी. ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है P इंटू 3 इंटू 0.1 की पावर 4. सो ये आपको 3 इंटू 10 की पावर -4 ऑप्शन दे देगी, ऑप्शन नंबर डी. उसके बाद है द पावर बीइंग डिसिपेटेड व्हेन आई इज इक्वल टू 10 एम्पेयर. अब यहाँ पे 0.1 की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 10 एम्पेयर पुट कर लेना है, तो आपके पास जो पावर है वो आ जाएगी. सो 3 इंटू 10 की पावर 4 विल गिव्स 30 किलोवाट, ऑप्शन डी. A resistor has the value 30 kilo ohm and the current in it is measured to be 0.5 milliampere. The conductance is. ठीक है, बाकी डेटा को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है कंडक्टेंस के, या कंडक्टेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के. तो रेजिस्टेंस गिवन है, हम कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर लेंगे तो कंडक्टेंस आ जाएगी. ठीक है, सो 1 डिवाइड बाय 30 किलो ओम जो होगी वो कंडक्टेंस होगी. सो 1 डिवाइड बाई 30 किलो ओम विल गिव्स, यहाँ पे इसको हमने सॉल्व नहीं किया, सो 1 डिवाइड बाई 30 जो है वो यहाँ पे 3.33 इंटू 10 की पावर -5 जो है वो सीमन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये बहुत बेसिक है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया. इन द अबव प्रॉब्लम द टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी. ठीक है, अब वोल्टेज के लिए हमने क्या करना है, V इज इक्वल टू IR. ठीक है, करंट गिवन है 0.5 मिली एम्पेयर, आर भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी. ऑप्शन सी यहाँ पे 15 वोल्ट करेक्ट है. उसके बाद है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट वन मेक इट सी ऑफ चार्ज. तो इसके लिए क्या करना है, हमें पता है Q इज इक्वल टू NE या फिर N इक्वल टू Q बाई E. तो Q यहाँ पे 1 है, E की वैल्यू हमें नोन है, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 6.2 इंटू 10 की पावर 18. सो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है. द करंट एंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन I of t is equal to this. The total charge flowing into the element between t equal to 1 second and t equal to 2 second will be nearly. ये जो क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इसके ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग है. ठीक है, आपने अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो इनमें से मैच नहीं करते. इसको मैंने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. इंटीग्रेशन हमें लेनी पड़ेगी. प्रॉपर सोल्यूशन इसका यही है कि आप इसका इंटीग्रल ले लें और उसके ऊपर अपर लो लिमिट से 1 और 2 सेकेंड की पुट कर लें. तो जब आप वो पुट करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो -1266 समथिंग वैल्यू आ रही है जो कि यहाँ पे नहीं है. ठीक है, सो ये MCQ इस बुक में गलत है. उसके बाद है एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब इज ऑब्जर्व टू लूज 1.6 इंटू 10 की पावर -20 जूल ऑफ एनर्जी इन मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, पॉइंट A टू पॉइंट B. द वोल्टेज ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A इज. अच्छा देखें, सबसे पहले
आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी वो बताई जा रही है हमें, वो बताई जा रही है कि सॉरी, हमारे पास जो ई की वैल्यू होती है वो -19 होती है, लेकिन जो एनर्जी हमें गिवन है यहाँ पे वो कितनी गिवन है, 1.6 इंटू 10 की पावर -20। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो गिवन है कितनी हमारे पास, 1.6 इंटू 10 की पावर -20 जाउल। उसके बाद अब अगर ये जो एनर्जी है हमारी, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है ना चार्ज को मूव करवाने के लिए हमने यूज़ की। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब पॉइंट बी की जो वोल्टेज होगी वो ये चीज़ तो हमारे पास ऑब्वियस है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हुई होगी, कि एक चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाया तो हमारी एनर्जी लूज़ हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे भी लूज़ की बात की जा रही है, तो लूज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे, ठीक है। जब गेन होती है तो प्लस पुट करते हैं, लूज़ होती है तो माइनस पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे इसको माइनस पुट कर लिया, -1 इंटू ई इंटू वी बी विच इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -20 जाउल, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये चीज़ हमें गिवन थी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाउल एनर्जी हमें गिवन थी। फिर हमने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी लूज़ हुई है, ठीक है, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद हमें वी बी फाइंड करना था, ठीक है। ये जो वी बी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वोल्ट है, ठीक है, ये वोल्टेज है। तो वी बी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इस ई की वैल्यू को इस तरफ डिवाइड कर देना है जो वैल्यू गिवन है। सो ई की वैल्यू को हम जब इधर डिवाइड करते हैं, इधर मल्टीप्लाई होती है, इधर डिवाइड हो जाएगी, और ई की वैल्यू हमारे पास नोन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको आप सॉल्व करें, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो -0.1 वोल्ट का आ जाएगा, ठीक है। 1.6 को कैंसिल कर देगा और ये जो नेगेटिव साइन है ये ऊपर आ जाएगा, और 10 की पावर -20 ऊपर है तो -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। सो फाइनली आपके पास 10 की पावर -1 आ जाएगी जो कि 0.1 बनती है। सो इस तरह से आपके पास जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ये आप विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, जैसे आपके ऊपर नीचे वैल्यूज जो है वो सेम है, उनको कैंसिल करना है और ये 10 की पावर ऊपर लेके जानी है, सिंपल। और मेन चीज़ जो कंसेप्ट है वो यही है कि एनर्जी लूज़ हुई है तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद MCQ नंबर 148 है, इन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो सर्किट अ रजिस्टर में बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ कांस्टेंट थिकनेस लेयर ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल विद कंडक्टर कनेक्शंस एज एजेस एज शोन इन फिगर बिलो, ठीक है। ये मैं आपको इसका बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। वो इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि आपके पास ये जो रजिस्टर है, जब इसकी डायमेंशन आपको ये गिवन थी 0.1 मिलीमीटर, ये इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो 0.1 मिलीमीटर है। जब इसकी ये डायमेंशंस थी तो उस टाइम पे इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो R थी, ठीक है। अब वो कहते हैं देन अ सिमिलर रजिस्टर ऑफ 0.2 मिलीमीटर बाई 0.2 मिलीमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ। अब हमने क्या कर लिया, हमने इसकी ये जो डायमेंशन थी लेंथ और ये विड्थ, पहले अगर 0.1 थी तो अब ये 0.2, ये भी 0.2 हो गई, ये भी 0.2 हो गई। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं जिस वैल्यू से, अगर आप उसी वैल्यू से आप अपने जो एरिया है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ठीक है। हमने शुरू में एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने कहा था कि हमने एक रेजिस्टेंस को स्ट्रेच किया, इस तरह से स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों डबल हो गए। तो जब दोनों डबल हो रहे थे तो वो क्योंकि दूसरे के साथ डिवीजन में आते हैं, 2 इंटू एल डिवाइड बाई 2 इंटू ए, ठीक है, तो वो डिवीजन में सेम वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट एक्चुअली जो आ रहा था उस टाइम पे भी रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस वापस में हमें मिल रही थी। यहाँ पे भी वही केस है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया गया कि पहले जो रेजिस्टेंस थी वो R थी जब हमारे पास 0.1 मिलीमीटर था, तो अब 0.2 मिलीमीटर हो गया, तो क्या उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 टाइम होगी, 2 टाइम होगी, या फिर उतनी ही रहेगी। तो अगर दोनों वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं तो फिर उतनी ही रहेगी। अगर एक वैल्यू चेंज हो रही है दूसरी चेंज नहीं हो रही, या अगर एक वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ रही है दूसरी वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ रही है तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अगर दोनों सेम वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं तो आपकी जो वैल्यू है
वो सेम रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है सर्टेन सब्सटेंसेस लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीटली एट फाइनाइट लो टेम्परेचर्स, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉरी सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स, ऑप्शन बी। 150 है हमारे पास, वी हैव 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर टू रिमेन इन द सर्किट। ये भी एमसीक्यू रिपीट हुआ है, शुरू के एमसीक्यूज में हमने इसको डिस्कस किया था कि 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, तो हम कितने कॉम्बिनेशन में उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका आंसर 4 था, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी 4 ही है। डिस्कस कर लेते हैं जी। 4 रेजिस्टर्स हैं, उनको हम या तो हम सीरीज़ में लगा लें सारे के सारे, या फिर हम उन सारों को पैरेलल में लगा लें, ठीक है। या फिर हम एक सीरीज़ में लगाएं और 2 पैरेलल में कनेक्ट कर लें, या फिर 2 सीरीज़ में लगा के एक पैरेलल में कनेक्ट कर लें। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आप तीनों को यूज़ करेंगे तो फिर आपके यही कॉम्बिनेशन बनते हैं। सो ये 150 हमारा एमसीक्यू था। उसके बाद है A resistor has the value of 3 kilo ohm and the current through it is measured to be 0.3 milliampere. The conductance is, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, और कंडक्टेंस हमारे पास जो होती है वो इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस का, ठीक है। तो ये वैल्यू हम 1/3 किलो ओम कर लेंगे तो 0.33 मिली मोह हमारे पास रेजिस्टेंस कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद ये 2 MCQ हैं 152 एंड 153। इसमें 2 कंसेप्ट आपके यूज़ हो रहे हैं। एक कंसेप्ट आपका ये है कि जब आपके पास शॉर्ट सर्किट पाथ होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट पाथ का मतलब ये है कि आपका करंट वो पाथ फॉलो करे जहाँ पे उसको लीस्ट रेजिस्टेंस मिले या फिर ज़ीरो रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। उस पाथ को हम कहते हैं वो शॉर्ट सर्किट पाथ है। अब ये जो सर्किट गिवन है हमें, इसमें इस यहाँ से जो करंट आएगा X1 से, इसको 2 पाथ मिलते हैं। एक पाथ इसको ये मिल रहा है कि वो सीधा स्ट्रेट चला जाए, ठीक है। स्ट्रेट जाने का मतलब ये है कि वो इस रेजिस्टेंस से गुजर के जाए। अब रेजिस्टेंस का मतलब ही किसी चीज़ को रोकना है, रुकावट है, तो वो क्या करेगा, इस यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, करंट कभी भी उस पाथ को फॉलो नहीं करता। करंट हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करता है, जो जहाँ पे उसको लीस्ट रेजिस्टेंस मिले। तो अब यहाँ पे 10 ओम है, तो यहाँ पे उसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, तो करंट हमेशा इस पाथ को फॉलो करेगा। अब जब करंट इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा ही नहीं, तो टोटल करंट जो है वो इस पॉइंट से, इस पाथ से गुजर के यहाँ तक चला जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10 ओम है, ये इसको हम ओपन कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने जो रेजिस्टेंस बतानी है वो इन टर्म ऑफ करंट बतानी है कि करंट को कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है उसको कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, ये हमने बताना है। लेकिन इस सर्किट में क्योंकि करंट को रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रही, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट पाथ से गुजरा करंट, इसलिए उसको 0 रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको मिली। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ओपन सर्किट का है। आप कहते हैं जी व्हेन चेक विद एन ओपन सर्किट, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या हुआ। तो ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये जो सर्किट है, इसको, इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। जब मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दूँगा तो इसके टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप जब आएगा, या फिर आप इसको इस तरह से समझ लें कि आपके पास जो करंट को लेके जाने के लिए जो वायर थी या जो कंडक्टर था, उसको हमने ओपन कर लिया। तो जब वो वायर या जो कंडक्टर जब वो ओपन हो जाएगा तो उसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है। जब करंट नहीं गुजरेगा तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जब सर्किट ओपन हो जाता है तो उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वहाँ पे मिल रही होती है। तो क्योंकि एयर जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो एयर में फ्लो नहीं करता। तो ओपन सर्किट हमेशा हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को डिनोट करवाता है। यही वजह होती है कि हम कहते हैं कि एयर में हमारा करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। सो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनफाइनाइट है, मतलब कि ओपन सर्किट कंडीशन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो इनफाइनाइट होगी, इसी वजह से हमारे पास जो करंट है वो 0 होगा, ठीक है। ओम्स लॉ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओम्स लॉ का यही यह है कि अगर आपके पास
रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस ज़ीरो तो करंट इनफाइनाइट तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन करंट जो होता है वो वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब आपके पास रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब आपके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि I इज़ इक्वल टू वी बाई आर के इक्वल है, आर इनफाइनाइट तो आपका करंट जो है वो ज़ीरो। तो नेक्स्ट MCQs को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।